नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम ब्रायन कीन की महत्वपूर्ण पुस्तक रिवायर योर माइंडसेट पर चर्चा करेंगे। हमारे जीवन की नींव हमारे नजरिए में निहित है। जैसे पेड़ की जड़ें भूमिगत होकर भी उसे शक्ति देती है, उसी प्रकार हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे पूरे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। यदि ये जड़ें कमजोर हो तो कोई भी व्यक्ति जीवन के तूफानों का सामना नहीं कर पाता, भले ही वो बाहर से कितना भी सशक्त दिखे। हमारी सोच यदि भय, संदेह या उदासीनता से भरी हो तो बाहरी प्रेरणा हमें आगे बढ़ने में सहायता नहीं करती। कल्पना कीजिए, यदि सुबह आपकी पहली सोच यही हो कि आज फिर नीरस काम करना है, तो दिन की ऊर्जा वहीं से कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि आपका नजरिया हो कि आज कुछ नया सीखना है, तो उत्साह का संचार होता है। आपका नजरिया केवल मस्तिष्क में नहीं रहता, बल्कि आपके कार्यों में भी परिलक्षित होता है, और यही कार्य धीरे धीरे आपकी वास्तविकता गढ़ते हैं। अक्सर लोग प्रेरणा की कमी या अवसरों के अभाव का रोना रोते हैं, किंतु मुख्य समस्या उनके नजरिए में होती है। यदि आपका मन हमेशा समस्याओं पर केंद्रित रहता है तो समाधान कभी दृष्टिगोचर नहीं होगा। पर यदि आप समाधान उन्मुख हो तो हर कठिनाई में मार्ग दिखने लगता है। नजरिया एक लेंस समान है। आप दुनिया को जैसा देखते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। यदि आप किसी कार्य में असफल होने का विश्वास रखते हैं तो आप उसी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी शारीरिक भाषा, वाणी और निर्णय उसी भय के अनुसार क्रियान्वित होते हैं। विचार करें, यदि किसी व्यक्ति का नजरिया हो कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरा भाग्य ही खराब है, तो वो नए अवसरों को भी नहीं पहचानेगा। उसे लगेगा कि प्रयास व्यर्थ है। किंतु यदि नजरिया हो कि मुझे बस एक अवसर चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं, तो वो प्रत्येक अवसर को भुनाने का प्रयास करेगा। उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करेगी। उसका नजरिया उसके लिए चुंबक का कार्य करेगा। कभी कभी हमारा नजरिया बचपन से ही आकार लेता है। यदि घर में बार बार ये सुनने को मिले कि धन कमाना कठिन है या बड़े सपने मत देखो, तो अनजाने में वे बातें हमारी सोच में घर कर जाती हैं। बड़े होने पर भी हम स्वयं को सीमित करने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि नजरिया बदला जा सकता है। ये स्थायी नहीं है। इसे दैनिक जागरूकता और सचेत प्रयासों से ढाला जा सकता है। यदि आप दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है। जब मन सकारात्मक होता है तो आप स्वयं को अधिक सक्षम अनुभव करते हैं। नजरिए को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी चिंतन शैलियों पर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, तो स्वयं से पूछें, क्या ये वाकई हमेशा सत्य रहा है? आप पाएंगे कि हमारा मस्तिष्क अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। आत्मसंदेह एक ऐसी जड़ है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को क्षीण कर देती है। यदि आपका नजरिया बार बार आपको अपर्याप्त बताता है तो आप स्वयं ही अपने मार्ग की बाधा बन जाते हैं। किंतु जब नजरिया शक्तिदायक होता है, जैसे मुझे सीखना है, मैं सीख सकता हूं, तो आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं। विकासोन्मुख नजरिया और स्थिर नजरिया में यही अंतर है। स्थिर नजरिया मानता है कि बुद्धि और प्रतिभा निश्चित है, जबकि विकासोन्मुख नजरिया मानता है कि अभ्यास, अधिगम और प्रयास से कोई भी स्वयं को उन्नत कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके समक्ष दो मार्ग हैं। एक आरामदायक, परिचित मार्ग जहां कोई विकास नहीं, और दूसरा चुनौतीपूर्ण मार्ग जहां जोखिम भी है पर अवसर भी। आप किस नजरिए से चुनेंगे? यदि आपका नजरिया भयभीत है तो आप पहले मार्ग को चुनेंगे, किंतु यदि नजरिया दृढ़ है तो आप कहेंगे, मुझे जोखिम लेना है, क्योंकि बिना जोखिम के पुरस्कार नहीं मिलता। और ऐसा नजरिया आपको वहां ले जाता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन में बाहरी घटनाएं, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य सभी हमारे नजरिए से जुड़ी है। यदि नजरिया नकारात्मक है तो हम हर बात में कमी ढूंढते हैं, पर सकारात्मक और विकासोन्मुख नजरिया वाला व्यक्ति हर चीज में एक सीख देखता है।
वो असफलता को भी प्रतिपुष्टि मानता है और अस्वीकृति को दिशा परिवर्तन के रूप में लेता है। नजरिए को सही करने का एक और उपाय है अपने परिवेश के लोगों को अवलोकन करना। यदि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं, डरते हैं या जोखिम नहीं लेते, तो आपकी सोच भी वैसी ही होने लगती है। किंतु यदि आप प्रेरित लोगों से जुड़ते हैं जो हर चीज में संभावना देखते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध है कि हमारे निकट के 5 लोगों का हमारी सोच पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन अपने मन को पोषण देना आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए भोजन। यदि आप हमारे निःशुल्क सारांश को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सदस्यता ले सकते हैं या हमें यूपीआई के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं। अब सारांश पर लौटते हैं। उसी प्रकार नजरिए के लिए सही विचार और आदतें जरूरी है। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, अच्छे पॉडकास्ट सुने और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं से सकारात्मक बातें करें। आत्मवार्ता को कम ना आके। जो बातें आप स्वयं से कहते हैं उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यदि आप अपने भीतर गहरे बैठे नजरिए को बदलना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जागरूकता लाएं। अपनी चिंतन शैलियों पर ध्यान दें, फिर सचेत रूप से अपने शब्दों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। भय को पहचानें, किंतु उसे हावी न होने दें। संदेह का अवलोकन करें, किंतु उसे निर्णय न लेने दें। नजरिए की शक्ति इतनी है कि यदि आप उसे सही दिशा में लगाएं, तो सामान्य प्रतिभा के साथ भी असाधारण जीवन जी सकते हैं। और यदि नजरिया गलत दिशा में जाए, तो उत्कृष्ट प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की उस अदृश्य जड़ को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करें, सही सोच के साथ, सही ऊर्जा के साथ। और फिर देखें कैसे आपका जीवन भी अंदर से सुदृढ़ और बाहर से उज्जवल होता चला जाएगा। नजरिया कोई जादू नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। आपको स्वयं से प्रतिबद्धता करनी होगी कि मैं प्रतिदिन अपनी सोच को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। और विश्वास करें, जब नजरिया मजबूत हो जाता है, तो जीवन की सबसे बड़ी आंधियां भी आपको नहीं हिला पाती। आप दृढ़ रहते हैं, स्थिर रहते हैं और साथ ही ऊंचाई की ओर भी बढ़ते रहते हैं। यही नजरिए की वास्तविक शक्ति है। हम में से अधिकतर लोग जब अपने जीवन में कोई कठिनाई या अवरोध अनुभव करते हैं, तो सर्वप्रथम बाहरी कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। कभी परिस्थितियों को, कभी दूसरों को, कभी अपने भाग्य को। मेरे पास धन नहीं था, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। मेरे माता पिता ने समर्थन नहीं किया, मुझे सही अवसर नहीं मिले, या लोग मुझे समझते ही नहीं हैं। ये बातें सुनने में भले ही सत्य लगें, पर यही सोच हमें अपने स्थान पर रोके रखती है। ब्रायन कीन की पुस्तक हमें सीधा और सच्चा संदेश देती है। यदि जीवन को बदलना है, तो सर्वप्रथम स्वयं की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होगी। कट्टर स्वामित्व का अर्थ है कोई दोषारोपण नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल क्रिया और जवाबदेही। जब आप कट्टर स्वामित्व स्वीकार करते हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए अंततः आप स्वयं उत्तरदायी हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उस बुराई के बाद आपका अगला कदम क्या होगा, वो पूरी तरह आपके हाथों में है। आपकी मानसिकता, आपकी दैनिक आदतें और आपकी भविष्य की परिकल्पना को कोई और नहीं चला रहा, केवल आप। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया या आपको नौकरी से निकाल दिया गया। आप चाहें तो उस व्यक्ति या स्थिति को दोषी ठहरा सकते हैं, वर्षों तक उसी निराशा में रह सकते हैं। किंतु यदि आप कट्टर स्वामित्व लेते हैं, तो आप स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, अब मुझे क्या करना है, इससे कैसे निकलना है, मैं इस पीड़ा को शक्ति में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं। यही प्रश्न आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। स्वामित्व लेने का अर्थ है अपनी चिंतन पर पूर्ण नियंत्रण। अनेक लोग ये मानते हैं कि उनकी भावनाएं अनियंत्रित है। मैं क्रोधी हूं, मुझे तो अक्सर चिंता रहती है, मैं बातों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेता हूं।
ये सब बहाने बन जाते हैं। किंतु जब आप स्वामित्व लेते हैं तो आप मानते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी जिम्मेदारी है। आप शांत रहने, स्पष्टता से सोचने और विचार पूर्वक निर्णय लेने का अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन हम छोटे छोटे चुनाव करते हैं। सुबह जल्दी उठना या अलार्म बंद करना, पौष्टिक भोजन करना या अस्वास्थ्यकर खाना, काम पर केंद्रित रहना या ध्यान भटकाने में समय नष्ट करना। ये छोटे चुनाव ही हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। कट्टर स्वामित्व का अर्थ है कि आप प्रत्येक चुनाव को सचेत रूप से लेना शुरू करते हैं। आप बहाने नहीं बनाते, बल्कि आदतें बनाते हैं। बहुत से लोग अपने अतीत को अपने वर्तमान निर्णयों पर हावी होने देते हैं। मेरे साथ पहले ये हुआ था, इसलिए मैं ऐसा हूं। किंतु कट्टर स्वामित्व कहता है कि भले ही आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपका भविष्य अभी आपके हाथ में है। आप तय कर सकते हैं कि अब से आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। आप अपनी पीड़ा को अपने जुनून में बदल सकते हैं। आपकी कहानी का अगला अध्याय आपके कार्यों से लिखा जाएगा, न कि आपके अतीत से। स्वामित्व लेने का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझना। कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, किंतु सत्य यह है कि हम समय नहीं बनाते क्योंकि वो कार्य हमारी प्राथमिकता में नहीं है। जब आप कट्टर स्वामित्व अपनाते हैं तो आप बहानों से निकलकर सत्य का सामना करते हैं। यदि ये चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं इसके लिए समय निकालूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ने लगता है। कट्टर स्वामित्व आपको सशक्त बनाता है। जब आप समझते हैं कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कि आपको ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, तो आप मजबूत बनने लगते हैं। आप छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप पीड़ित नहीं बल्कि निर्माता बन चुके हैं। अब आपका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। ये स्वामित्व रिश्तों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई रिश्ता खराब हो रहा है तो दोष देने से कुछ नहीं बदलता। स्वामित्व का अर्थ है अपनी गलती को स्वीकार करना, संचार को बेहतर बनाना और ये देखना कि आप क्या योगदान दे रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। जब दोनों व्यक्ति स्वामित्व लेते हैं तभी रिश्ता पनपता है। ब्रायन कीन ये भी बताते हैं कि कट्टर स्वामित्व लेना आसान नहीं होता, पर यही वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब आप स्वयं के कार्यों, विचारों और लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको किसी के सामने स्वयं को सही ठहराना नहीं पड़ता। आप अपने निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं और ये नियंत्रण की भावना आपको स्थिरता और स्पष्टता देती है। एक और शक्तिशाली पहलू है दीर्घकालिक दृष्टिकोण का स्वामित्व लेना। अनेक लोग केवल दैनिक अस्तित्व में उलझे रहते हैं। आज क्या करना है, आज क्या पहनना है, आज क्या खाना है। किंतु कट्टर स्वामित्व का अर्थ है कि आप अपनी 5 साल, 10 साल बाद की तस्वीर भी देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं, मुझे क्या विरासत छोड़नी है। और फिर आप अपने दैनिक कार्यों को उसी दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हैं। अक्सर हम अपने आरामदायक क्षेत्र में रहकर स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, पर कट्टर स्वामित्व का एक अर्थ ये भी है कि आप असुविधा को स्वीकार करें, क्योंकि विकास वही होता है जब आप कठिन वार्तालापों का सामना करते हैं, जब आप अल्पकालिक आनंद के बजाय अनुशासन चुनते हैं, जब आप कठोर सच्चाइयों से भागते नहीं, तब आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनते हैं। ये यात्रा एक दिन में पूर्ण नहीं होती। स्वामित्व लेना एक आदत है जो अभ्यास से बनती है। जब आप प्रतिदिन अपने विकल्पों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जब आप बहानों के बजाय कार्यों पर केंद्रित होते हैं, जब आप दोष देने के बजाय आत्मचिंतन करते हैं, तब आपके जीवन में स्पष्टता और गति आती है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, जब कोई झटका लगे, जब स्थितियां आपके पक्ष में न हो, तो रुकें और स्वयं से पूछें, मैं इसमें क्या जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और जैसे जैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर देने लगेंगे, वैसे वैसे आप स्वयं को एक नए शक्तिशाली रूप में देखना शुरू करेंगे। कट्टर स्वामित्व एक बार का निर्णय नहीं है,
ये दैनिक प्रतिबद्धता है। हर सुबह उठकर स्वयं से कहना, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं स्वयं को उन्नत करूंगा और एक ऐसा जीवन बनाऊंगा जिस पर मुझे गर्व हो। और जब आप इस नजरिए से जीने लगेंगे तो कोई भी झटका आपको तोड़ नहीं पाएगा। आप हर बार वापस खड़े हो जाएंगे और अधिक सुदृढ़ होकर उभरेंगे। यही कट्टर स्वामित्व का वास्तविक अर्थ है। अपने जीवन को दूसरों के हाथ में छोड़ने के बजाय स्वयं उसका चालक बन जाना। जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन तब तक संभव नहीं होता जब तक हम स्वयं को ठीक से पहचान न लें। स्वयं को जानना, समझना और अपनी सोच का अवलोकन करना ही वास्तविक आत्म जागरूकता है। ये कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ आती है, जब हम अपनी चिंतन शैलियों को नोटिस करना शुरू करते हैं, विशेषकर वे जो हमें आंतरिक रूप से कमजोर करती है। तभी रूपांतरण की यात्रा प्रारंभ होती है। हम में से कई लोग अपने जीवन में अवरुद्ध महसूस करते हैं। न कुछ नया करने का मन होता है, न पुराने से संतोष मिलता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि शायद बाहरी परिवर्तन से सब ठीक हो जाएगा, जैसे नौकरी बदलना, स्थान बदलना या लोगों से दूरी बनाना। परंतु वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है और उसका पहला कदम है स्वयं को देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता या मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, तो ये केवल सोचना नहीं है, ये एक पैटर्न है। और यदि उसे ये पैटर्न दिखाई नहीं देगा तो वो उसे कभी तोड़ भी नहीं पाएगा। आत्म जागरूकता का अर्थ है इन स्वचालित विचारों को पकड़ना। जब कोई स्थिति आती है और आपका मन बिना सोचे एक नकारात्मक धारणा पर पहुंच जाता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो आत्म जागरूकता वही है जो आपको उस क्षण में रोकती है और पूछती है, क्यों नहीं होगा? ये सोच कहां से आ रही है? ये पहचानना कि हमारी अधिकतर सोच केवल पुराने अनुभवों या दूसरों की बातों का प्रभाव है, एक शक्तिशाली बोध होता है। कई बार बचपन में सुनी हुई बातें, जैसे तुमसे तो कुछ भी सही नहीं होगा, हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। और फिर बड़े होकर जब हम कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो वही पुराना विश्वास हमारे आत्मविश्वास को बाधित करता है। आत्म जागरूकता इन छिपी हुई मान्यताओं को सतह पर लाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसे कैसे विकसित किया जाए। पहला साधन है जर्नलिंग, डायरी लेखन। जब आप प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर अपने विचारों को लिखते हैं तो अनेक ऐसी बातें सामने आती हैं जो मन में होते हुए भी आपको दिखती नहीं थी। जैसे, आज मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूं? मैं बार बार तुलना क्यों कर रहा हूं? मैं स्वयं को किस बात के लिए दोषी ठहराता हूं? ऐसे प्रश्नों से आप अपने मन की गहराई में झांकने लगते हैं। दूसरा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। यह कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है जब तक आप उसे जटिल न बनाएं। बस 10 मिनट बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान देना और जब भी कोई विचार आए उसे देखना और वापस श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। इससे धीरे धीरे आपको अपने विचारों को पकड़ना आने लगता है। ध्यान सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, इसलिए आप उनसे अलग हैं। तीसरा तरीका है ईमानदार आत्मचिंतन। इसका अर्थ है दिन के अंत में स्वयं से एक ईमानदार बातचीत करना। जैसे, आज मैंने किस बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया दी? आज मैंने स्वयं को किस बात के लिए परखा? क्या आज मेरा व्यवहार किसी पुराने कष्ट से प्रभावित हुआ? जब हम स्वयं से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो सत्य सामने आता है, और जब सत्य दिखाई देता है तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। रूपांतरण कोई फैंसी शब्द नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं में ऐसा बदलाव लाना जो केवल बाहरी नहीं, आंतरिक हो। परंतु वो बदलाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वो जागरूकता से न आया हो। सोचिए, यदि किसी ने केवल प्रेरणादायक वीडियो देखकर अगले दिन से सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया, किंतु अंदर ही अंदर उसे लगता है कि मैं अनुशासित नहीं हूं, तो वो आदत अधिक दिन नहीं टिकेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक धारणा अभी भी वही पुरानी है।
परंतु यदि वो पहले अपने अंदर की उस सीमित करने वाली धारणा को पहचाने और कहे कि शायद मैं अब तक अनुशासित नहीं था, किंतु मैं बदल सकता हूं, तो उस जागरूकता से नया व्यवहार उत्पन्न होगा जो लंबे समय तक टिक सकता है। आत्म जागरूकता हमें स्वयं की कहानी को फिर से लिखने का अवसर देती है। पहले जो भी हम मानते थे, मैं शर्मीला हूं, मैं आलसी हूं, मैं बदकिस्मत हूं, वो सब केवल पुराने अनुभवों की व्याख्या थी। परंतु जब आप जागरूकता के साथ सोचते हैं तो स्वयं से कहते हैं, क्या सच में मैं ऐसा हूं या मैंने ये केवल मान लिया है? यही प्रश्न आंतरिक बंधनों को तोड़ते हैं। आत्म जागरूकता असहज भी हो सकती है जब हमें दिखता है कि हमारी कुछ आदतें हमें हानि पहुंचा रही हैं या हम बार बार उन्हीं हानिकारक पैटर्न में फंसते हैं, तो शुरुआत में अपराध बोध आता है। किंतु ये अपराध बोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यदि उसे ठीक से संभाला जाए तो वो परिवर्तन के लिए ईंधन बन सकता है। बस आवश्यक है कि हम स्वयं को ना आके बल्कि करुणा के साथ समझें। कई लोग सोचते हैं कि जागरूकता से क्या होगा, काम तो करना पड़ता है ना। हाँ, क्रिया आवश्यक है, पर क्रिया से पहले स्पष्टता चाहिए और स्पष्टता जागरूकता से आती है। जब आप स्पष्ट होते हैं कि आपको कौन से विश्वासों से मुक्ति पानी है, कौन सी भावनाएं बार बार आपको निराश करती हैं और कौन सी प्रतिक्रियाएं केवल पुरानी कंडीशनिंग का हिस्सा है, तभी आप उन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। एक और बात जो आत्म जागरूकता में बहुत सहायता करती है वो है ट्रिगर्स, उत्तेजक को पहचानना। जब भी आप किसी बात पर अनुपातहीन रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे छोटी सी बात पर अत्यधिक क्रोधित होना या अस्वीकृति से बहुत आहत महसूस करना, तो वहां कुछ दबा हुआ विश्वास होता है। जागरूकता से आप समझ पाते हैं कि ट्रिगर केवल एक बहाना है, असली कारण अंदर कहीं और है। और जब आप उस मूल कारण को ठीक करते हैं, तब व्यवहार स्वतः बदलने लगता है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। यदि आप उदास हैं, तो स्वयं से पूछें, मैं किस बात से आहत हुआ हूं? क्या मैं किसी चीज को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा हूं? जब आप भावना को नाम दे पाते हैं, तो वो आपके ऊपर से अपनी शक्ति खो देती है। अन्यथा हम भावनाओं से नियंत्रित हो जाते हैं और प्रतिक्रिया मोड में चले जाते हैं। जीवन में जो भी सार्थक परिवर्तन आता है, वो जागरूकता से ही आता है। चाहे वो वजन कम करना हो, रिश्तों को ठीक करना हो या करियर में उन्नति। जब तक आप स्वयं से जुड़े नहीं हैं, आप केवल बाहरी चीजें प्रबंधित करते रहेंगे। पर जब आप अपने अंदर झांकते हैं, तो आप स्वयं के साथ संरेखित क्रियाएं करना शुरू करते हैं। तब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझदारी से जवाब देते हैं। और यही आंतरिक बदलाव आपको धीरे धीरे बाहरी परिणाम भी देता है। आत्म जागरूकता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। कभी कभी आप स्वयं को बहुत जागरूक समझते हैं, पर फिर कोई नई परत सामने आती है और लगता है कि अभी बहुत कुछ समझना शेष है। परंतु यही प्रक्रिया सुंदर है। स्वयं को प्रतिदिन थोड़ा और गहराई से जानना, थोड़ा और प्रेम से स्वीकार करना। तो यदि आप सच में रूपांतरण चाहते हैं, एक ऐसा बदलाव जो अस्थाई नहीं स्थायी हो, तो सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुने। वो आवाज जो आपसे धीरे से पूछती है, तुम कौन हो? तुम क्या मानते हो? क्या वे विश्वास सच में तुम्हारे अपने हैं? और जब आप उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं, तब आप स्वयं को बदलना नहीं, स्वयं को पाना शुरू करते हैं। यही आत्म जागरूकता है और यही रूपांतरण का पहला और सबसे आवश्यक कदम। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए हमें पहले प्रेरणा चाहिए होती है। सोशल मीडिया, वीडियो, ऊर्जावान भाषण, ये सब देखकर कुछ देर के लिए जोश आता है, पर वो जोश देर तक नहीं ठहरता। सुबह एक प्रेरणादायक वीडियो देखकर जिम जाने का मन बनता है, पर अगले दिन जब नींद आ रही होती है या मौसम सुस्त होता है, तो वही प्रेरणा लुप्त हो जाती है। यहीं पर वास्तविक सत्य प्रकट होता है। प्रेरणा पर निर्भर रहना किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत ही अविश्वसनीय मार्ग है। इसी कारण पुस्तक का ये संदेश अत्यंत व्यावहारिक और यथार्थवादी है।
प्रेरणा अविश्वसनीय है, संरचना विजय दिलाती है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति हर बार केवल प्रेरणा मिलने पर ही कार्य करेगा तो वो बस इंतजार करता रहेगा कि कब उसका मन करे, और जब मन न करे तब बहाने तैयार हो जाते हैं। आज थोड़ा थका हूं, कल से अवश्य शुरू करूंगा, आज मन नहीं है। इस प्रकार प्रेरणा आधारित दृष्टिकोण उसे वही रोके रखता है जहां वह था। किंतु यदि कोई अपने जीवन को एक उचित संरचना, दिनचर्या और अनुशासन से प्रबंधित करता है तो उसके लिए मन, मौसम या भावना का होना आवश्यक नहीं रह जाता। संरचना का अर्थ है एक ऐसा दैनिक पैटर्न जो आपके लक्ष्य के अनुरूप हो। जैसे यदि आपको सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना है तो केवल प्रेरणा की आशा न करें, उसके लिए एक निश्चित शयन समय निर्धारित करें, अलार्म दूर रखें और सुबह उठने के बाद क्या करना है वो सब पहले से तय करें। संरचना एक ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए कार्य करता है, भले ही आपका मन कैसा भी हो। पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आदत निर्माण ही निरंतरता की वास्तविक कुंजी है। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे आदतों का लंबे समय तक निरंतर दोहराव होता है, और आदतें तब बनती है जब आप बार बार एक ही क्रिया को एक ही समय पर दोहराते हैं। जैसे दांत साफ करना, बचपन में शायद मां ने रोज टोक कर सिखाया होगा, पर अब वो स्वचालित हो चुका है। अब सोचिए, यदि हर सुबह की दिनचर्या को, हर व्यायाम को, हर अध्ययन सत्र को ऐसा ही स्वचालित बना दिया जाए तो तब प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अनेक लोग सोचते हैं कि सफल व्यक्ति हर दिन प्रेरित रहते हैं, पर सत्य यह है कि वे प्रेरित नहीं, संचित होते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम क्या है, कब करना है, कैसे करना है, और वे बस उसे करते रहते हैं, चाहे उस दिन उनका मन कैसा भी हो। संरचना आपको इस मानसिकता से निकालती है कि मुझे कुछ महसूस करना है तभी मैं क्रिया करूंगा, और आपको इस स्थिति में लाती है जहां आप कहते हैं क्रिया पहले, भावना बाद में आएगी। भटकावों को हटाना भी संरचना का ही हिस्सा है। जब आप काम शुरू करते हैं और बीच में बार बार फोन देखते हैं, सूचनाएं चालू रखते हैं या किसी और कार्य की ओर खिंचे चले जाते हैं तो संरचना टूटने लगती है। भटकाव आपके प्रवाह को बाधित करते हैं, और जब प्रवाह टूटता है तो गति भी टूट जाती है। इसलिए यदि निरंतरता चाहिए तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को ऐसा बनाना होगा जो आपको केंद्रित रखे। एक प्रभावी रणनीति है अपने काम के लिए निश्चित समयखंड बनाना। जैसे सुबह 7 से 9 जिम का समय है तो वो सुनिश्चित होना चाहिए। उसमें कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, केवल वही कार्य। इसी प्रकार अध्ययन, लेखन, ध्यान या जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए एक समर्पित, भटकाव मुक्त स्थान और समय संरचित करना आवश्यक है। संरचना नीरस लग सकती है, पर लंबे समय में वही सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, क्योंकि जब आपकी दैनिक दिनचर्या संरचित होती है तो आप निर्णयकान से बचते हैं। आपको हर बार ये निर्णय नहीं करना पड़ता कि आज क्या करना है या कब करना है। आपका सिस्टम पहले से निर्धारित होता है और आप बस उसका पालन करते हैं। जैसे सफल एथलीट, सीईओ या कलाकार, उनके पास एक परिभाषित दिनचर्या होती है जो उन्हें बार बार निर्णय लेने से बचाती है और ऊर्जा संचित करती है। अब यदि किसी को लग रहा हो कि संरचना से मेरी रचनात्मकता बाधित होगी तो ये गलतफहमी है। वास्तव में संरचना ही रचनात्मकता को बढ़ाती है, क्योंकि जब आप दिनचर्या से अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं तब आपके पास नए विचारों के लिए खाली मानसिक स्थान होता है। अव्यवस्थित लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती, पर वास्तव में उनका मन इतना बिखरा हुआ होता है कि प्रेरणा टिक ही नहीं पाती। संरचना बनाने का सर्वोत्तम तरीका है छोटे से आरंभ करना। एक साथ पूरा कार्यक्रम न बदलें, बस एक आदत पकड़े, जैसे रोज 20 मिनट टहलना या हर रात सोने से पहले डायरी लिखना, और उसे निरंतर करें। फिर जैसे ही वो आदत स्वचालित होने लगे, दूसरी जोड़ दें। इस तरह एक मजबूत दिनचर्या धीरे धीरे बनती है। एक और बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है,
संरचना बनाने का अर्थ कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है लचीला अनुशासन। यानी यदि किसी दिन कोई आपात स्थिति आ जाए तो अपराध बोध में न जाए। संरचना का अर्थ नियंत्रण है, न कि दंड। इसलिए संरचना ऐसी होनी चाहिए जो आपके जीवन शैली का समर्थन करे, न कि उसे दबाए। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, पर सही समय कभी नहीं आता। संरचना ही समय को सही बनाती है। जब आप एक दिनचर्या के अनुसार कार्य करते हैं तो प्रकृति दिखने लगती है, और जब प्रकृति दिखती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास आगे की प्रेरणा बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेरणा का इंतजार न करें, पहले संरचना बनाएं और प्रेरणा स्वतः मार्ग में मिलेगी। सोचिए कि यदि आप हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कार्य कर ले तो 30 दिनों में आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा। और यदि आप हर बार केवल प्रेरणा पर निर्भर करते रहें तो 30 दिन बाद भी वही सोच, वही आदतें और वही बहाने होंगे। इसलिए जो लोग वास्तव में रूपांतरण चाहते हैं वे प्रेरणा से अधिक सिस्टम और संरचना पर केंद्रित होते हैं। संरचना एक प्रकार की जिम्मेदारी है अपने भविष्य के लिए। जब आप आज अनुशासन बनाए रखकर संरचना का पालन करते हैं तो आप अपने भविष्य को सरल बना रहे हैं। आप स्वयं को उन पछतावों से बचा रहे हैं जो बिना संरचना के जीवन जीने से आते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि प्रेरणा नहीं आ रही तो स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरी संरचना मजबूत है? क्या मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो मुझे क्रिया में लाता है, चाहे मेरा मन करे या ना करे? यदि उत्तर नहीं है तो प्रेरणा की चिंता छोड़े और संरचना बनाना शुरू करें, क्योंकि निरंतर क्रिया ही परम शक्ति है और उसका आधार है एक ठोस संरचना। यही दीर्घकालिक सफलता का वास्तविक सूत्र है।